नमस्ते सी एस एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड कोर सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हमारा कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ सब्जेक्ट ना बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड बहुत सारे बच्चों को ना इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी बच्चे को रिटेंशन नहीं हो पाता, किसी बच्चे को सेक्शन समझ में नहीं आते हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ड्राफ्टिंग से दिक्कत है। जब मैं कंपनी लॉ कर रहा था अपने टाइम पे एग्जीक्यूटिव में, तो मेरे को भी ड्राफ्टिंग से थोड़ा बहुत डर लगता था। आई वुड से कि मेरे को मतलब बड़ी लगती थी ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग से डर भी इसलिए लगता है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ना खौफ बना रखा है हमने ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है जितनी ज़्यादा हार्ड लोग बोल बोल के उसे बना देते हैं। तो हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग के बारे में, बट वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने जो फ्लो है उसके बारे में बात करते हैं कि आपको किस तरह से कंपनी लॉ को डील करना है। अगर आप अभी अभी सी एस एग्जीक्यूटिव में आए हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई कंपनी लॉ सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, आपके पास कोई ऐसा मतलब प्रॉपर फ्लो चार्ट नहीं है, आपने रिकॉर्डेड क्लास ले रखी है, क्योंकि लाइव क्लास में तो क्या है कि जो मतलब टीचर है आपको उसी का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है या फिर आप एक सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मैं अपना मतलब फ़्लो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आपको उसे फ़ॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सी एस एग्जीक्यूटिव में जाते हैं विदाउट कॉमर्स बैकग्राउंड। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनके लिए मैं एक अलग चीज़ बताने वाला हूँ, और जो मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं लोग, मेजॉरिटी जो केसेस हैं कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, हम उनके लिए थोड़ा अलग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप भाई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो ना, तो आप एक काम करो कि आप सबसे पहले जो चैप्टर 1, 2, 3 हैं आप उन्हें उठाओ। क्यों? क्योंकि आपको ना कंपनी लॉ के बारे में, आपको कंपनीज़ के बारे में, आपको शेयर्स के बारे में, आपको किस तरह से कंपनी काम करती हैं, किस तरह से चीज़ें बनती हैं, आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि हमें कॉमर्स में मिलती है। हमें 11 12 में यही चीज़ बताई जाती है कि कंपनी किस तरह से स्टार्ट होती है, कंपनी का बेसिक्स क्या है, हम इसी पे काम करते हैं। तो आप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर को उसमें फॉलो कर सकते हो। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स लेकर बैठे हुए हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, या तो आप जो आई सी एस आई ने आपको मतलब फ़्लो बना कर दे रखा है वो बहुत बढ़िया है, आप उसी तरह से एक एक करके जो चैप्टर्स दे रखे हैं, लगभग 70 चैप्टर्स हैं आज के टाइम पे, तो आप उन्हें उठा सकते हो उसी फ्लो में। इस तरह से हमें आई सी एस आई ने बता रखा है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ओरिएंटेड रहना है, अंडरस्टैंडिंग को आपको अच्छे से अपनी क्लैरिटी रखनी है, एंड आपको ये नहीं लगना कि भाई मेरे को मतलब थोड़ा ओवरवेलम सा हो जाता है। क्योंकि जब मैं भी ऐसे देखता हूँ ना कि बहुत सारा मतलब सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और इतने हार्ड चैप्टर्स हैं, एंड इतना मतलब इतना डिफ़िकल्ट पेपर आता है ना कंपनी लॉ से, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा जो पैटर्न है आप उसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा सेक्टर 1 है। सेक्टर 1 हमारा शेयर से रिलेटेड बात होती है इसमें। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो कि शेयर एंड शेयर कैपिटल है, आपको सबसे पहले उसे उठाना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई ये वाला चैप्टर सबसे पहले उठाने की क्या मतलब बनता है। तो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाले चैप्टर उठाने का मतलब ये बनता है कि आपको सबसे पहले कंपनी लॉ का बेसिक पता चल जाएगा, क्योंकि आगे जाकर ना हर एक सेक्शन, हर एक चैप्टर में लगभग शेयर्स के बारे में दे ही रखा है, और पूरा कंपनी लॉ शेयर्स पे ही बेस्ड है। तो आपको पहले शेयर्स के बारे में पता होना चाहिए एंड कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये शेयर्स वाला पोर्शन उठाना है, चैप्टर नंबर 4। एंड इससे आपको क्या होगा ना, चैप्टर नंबर जो 4 है उसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, ऑल तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। इवन मेरे नोट्स में भी वो 25 पेज के आसपास का आ रखा था। तो मैं ये नहीं बोलूँगा भाई बहुत ज़्यादा आसान है, नहीं। आपको ईजी लैंग्वेज लगेगी, आपको एकदम लेमैन की तरह समझ में आ जाएगी चीज़ें, अगर आप लेमैन भी हो तो। लेकिन बहुत लेंथी है वो, उसको कवर करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले उसे उठाओ, तो बहुत ज़्यादा जो बड़ी सिरदर्दी है ना आपके सर से वो हट जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको ये चैप्टर उठाना क्यों है। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 उठाने से ना आपको इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत सारे बच्चों का होता है, मतलब मैंने पूछा भी लोगों से एंड उन्होंने बोला कि भाई इंटरेस्टिंग लगता है हमें चैप्टर, बस लेंथी की दिक्कत है। एंड हमें अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है, ईजी भी कंसेप्ट हैं इसमें, और मज़ा भी आता है करने में, ठीक है, नो डाउट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो भाई आपको बहुत ही आसान पड़ने वाली है चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, आपको ये कवर करना है। आप एक फ्लो में चलोगे ना, आप शेयर्स के बाद अगर ये वाला चैप्टर उठाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि शेयर से रिलेटेड ही बात करिएगा ये चैप्टर में। इसके जो सेक्शंस हैं ना वो भी शेयर्स के बाद ही आते हैं। एंड ये चैप्टर भी बहुत आसान पड़ेगा मेरे ख्याल से, और इजी चैप्टर है, शॉर्ट भी है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, मीडियम कहूँगा मैं इसे। एंड उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8। आपको यहाँ पे 6 एंड 7 चैप्टर को अवॉइड करना है शुरुआत में। आप चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 के साथ ही चलता है एंड 5 से ही रिलेटेड है वो। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा सिनर्जी इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि फिफ्थ में भी मेंबर्स की बात हो रही है एंड एट्थ में मेंबर्स और शेयर्स की बात हो रही है, तो आप 7 महीने करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 9 की।
चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स। अगर आप ये वाला चैप्टर भी साथ में उठा लेते हो, और क्योंकि अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स में ना बुक्स की बात करी गई है, बुक्स मतलब रजिस्टर्ड मेंबर की बुक होती है वो हो गया, एंड बाकी जितनी भी बुक्स वगैरह हैं। ऑल तो थोड़ा डिफरेंट है ये चैप्टर, लेकिन आप अगर साथ में इसे निपटाना चाहो तो आप निपटा सकते हो, आसान हो जाएगा आपको आगे का जाकर। क्योंकि मेजॉरिटी ना 3-4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर मैं कहूँगा जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। शेयर्स, अकाउंट्स वाला, डायरेक्टर्स एंड जनरल मीटिंग, जो बच्चों को दिक्कत आती है। तो आप अगर आप इसे शुरुआत में ही डील आउट कर लेते हो तो बहुत आसान पड़ेगा आपको ये चीज़ को। अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स भी थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब प्रैक्टिकल वे में चला जाता है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से समझना चाहोगे तो ये चैप्टर से समझ में आ जाएगा कि एक ऑडिटर को आखिर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और मतलब वेल एजुकेटेड, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो बस वो ऑब्वियस वाली चीज़ें हैं ना, आपको उनको अच्छे से समझना है। एंड जो थोड़ी टेक्निकलिटी की चीज़ें हैं, जैसे कि ए मतलब 1 टर्म्स या 2 टर्म्स, 5 ईयर्स की टर्म्स वगैरह, तो आप उसमें थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो आपको अच्छी खासा समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्टर 2 के बारे में। जो हमारा सेक्टर 2 है ना, वो यहाँ पर डेट वाला सेक्ट होने वाला है। एंड इसमें मैं आपको बताऊँ तो आपको थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड रहना है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि डेट की बात हो रही है, डिबेंचर्स की बात हो रही है, एंड चार्जेस की बात हो रही है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 एंड 7 साथ में लेकर बोल रहा हूँ मैं। आप अगर इसको मतलब ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है ये। ऑल्थो जो चार्जेस वाला चैप्टर उसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है, तो आपको शुरुआत में उस पर फोकस देना है कि चार्जेस का मतलब क्या है, एंड चार्जेस के टर्म का मतलब होता क्या है, आखिरकार कितने टाइप के चार्जेस होते हैं उस पर। एंड उसके बाद हम अगर बाकी की बात करें तो जो डेट वाला चैप्टर है उसकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है एंड शॉर्ट ही है दोनों चैप्टर्स। मैं आपको ना एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ कि अगर आप इसमें SBLL के जो चैप्टर्स हैं ना फंडिंग से रिलेटेड, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कौन कौन से चैप्टर फंडिंग से रिलेटेड हैं। अगर आप SBLL के जो फंडिंग वाले चैप्टर्स हैं, अगर आप उनको इस 6 एंड 7 के साथ पढ़ते हो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड जो सेक्टर 1 वाला था उसमें आप शेयर से रिलेटेड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर उसमें पढ़ सकते हो SBLL का, आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा ऑफ कोर्स। क्योंकि जो सी लॉ हमारा चल रहा है ना, सी लॉ एंड हमारा जो SBLL है, वो बहुत साथ साथ में काम करते हैं। आपको बहुत अच्छा खासा सिनर्जी इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर आप ये चीज़ कर रहे हो। एंड अगर आप बोथ ग्रुप जा रहे हो तो आप CMSL भी अगर साथ में उठा लेते हो, अगर आप CMSL भी साथ में उठा लेते हो तो भाई लाजवाब, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होने वाली है ना एकदम गॉड लेवल भाई। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझ जाओगे कि कहाँ से चीज़ क्या मतलब रिलेट कर पा रही है। एंड एट द एंड ऑफ द टाइम जब आपका मतलब 1 महीना रह गया होगा, आपने 1-2 रिवीजन कर लिए होंगे, तो आपके सारे डॉट्स ना इस तरह से कनेक्ट होंगे रिवीजन में कि आपको एक एक चीज़ पता होगी, एक एक चीज़। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर के बारे में, जो कि हमारा मॉन्स्टर्स वाला चैप्टर। अब हम पार्ट बी पे जाते हैं कंपनी लॉ के सीधा। कंपनी लॉ का जो पार्ट बी है ना, उसमें जो हैवी चैप्टर्स हैं जैसे कि जनरल मीटिंग हो गया, एंड हमारा डायरेक्टर्स वाला चैप्टर हो गया, बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड कंपोजिशन एंड कमिटीज़ वाला चैप्टर हो गया। तो ये एकदम हैवी चैप्टर है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना इसमें स्पीड पर फोकस मत करना, बिल्कुल भी फोकस मत करना इसमें स्पीड पे। ऑल तो आपकी स्पीड भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन आप स्पीड के चक्कर में अपनी अंडरस्टैंडिंग को ट्रेड ऑफ बिल्कुल मत करना, बहुत बड़ी गलती होगी ये। आपको अपनी स्पीड पे फोकस नहीं करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है इन चीज़ों में। क्योंकि जो ये चैप्टर्स हैं ना, इनमें मेजॉरिटी सेक्शंस आ जाते हैं। जैसे कि चैप्टर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 96 से शुरू होता है जनरल मीटिंग वाला चैप्टर, और जो ये बोर्ड वाला मतलब लास्ट का है ना कमेटी वाला, तो वो 170 या 180 सेक्शंस तक चलता है। तो आधा कंपनी लॉ आपका इसी में है, यही 4 चैप्टर में। आपको इन्हें अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ मास्टर करना है। और ये चीज़ ना आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं कि आप प्रोफेशनल में आओगे तो प्रोफेशनल में ESG एंड CMADD में ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी आपको, तो अच्छे से इसको समझ कर चलना है। और यही चीज़ आपका कोर भी है, आपको CH प्रोफेशन में यही चीज़ आगे जाकर काम आने वाली है कि जनरल मीटिंग किस तरह से करनी है, नोट्स किस तरह से बनाने हैं, एंड मतलब डिविडेंड किस तरह से बांटना है, आपको एजेंडा कैसे भेजना है। तो ये सब चीज़ें आगे जाकर बहुत काम आने वाली हैं, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पढ़ कर जानी है। और जिसमें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स वाले पॉइंट्स होंगे ना, उनको भी आप 1-2 बार मतलब देख लेना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से भी। अब हम बात कर लेते हैं इन 4 चैप्टर्स के बाद हमारा जो सेक्टर नंबर 4 है। सेक्टर नंबर 4 हमारा जो मिसलेनियस वाला पॉइंट है उस पर जाते हैं हम। मिसलेनियस चैप्टर्स कुछ इस तरह के हैं कि आप उन्हें किसी से भी रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उन्हें चाहो तो एक एक करके रिवाइज कर लो, क्योंकि 5-5 नंबर के एक क्वेश्चन आ जाता है इनमें से। एंड ठीक ठाक चैप्टर्स हैं ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे हैं नहीं है, इंटरेस्टिंग है नहीं है, बोर वाले चैप्टर ज़्यादा हैं ये। तो इसमें हमारा जो कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन वाला चैप्टर है, इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आप लोग बोलो कि भाई इस पर फोकस करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि फोकस इसलिए करो, जो हमारा प्रोफेशनल है ना, उसमें CRBI करके एक सब्जेक्ट है। एंड CRBI सब्जेक्ट में जो CR वाला पोर्शन है ना, वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे ही फोकस्ड है। एंड उसमें आपको ये चीज़ एकदम इन डेप्थ बताई जाती है। तो अच्छा ये होगा आप यहीं से अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलो, तो आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन हमारे पास आता है हमारा चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा डोरमेंट कंपनी।
गवर्नमेंट कंपनी बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, मैं कहूँगा आप एक दिन में इसे आराम से ख़त्म कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, कुछ भी कुछ भी झोल झपाटा नहीं है इसमें। एंड अगर सी एस आर भी, मतलब मेरे को लगा था कि सी एस आर इसमें होगा, लेकिन सी एस आर यहाँ पे हटा दिया है, सी एस आर इसी कैटेगरी में आता अगर वो होता तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा 18 चैप्टर जो है हमारा एनुअल रिपोर्ट का। तो एनुअल रिपोर्ट वाला जो चैप्टर है ना, वो भी एक दिन में निपटाने वाले चैप्टर है मेरे ख्याल से। एंड जो 19 वाला चैप्टर है के एम पी वाला, के एम पी एंड रेम्यूनरेशन, वो भी एक ही बार में निपटाने वाला सब्जेक्ट मतलब चैप्टर है। तो ये जो 4 चैप्टर है ना, सी ए ए, गवर्नमेंट कंपनी, एनुअल रिपोर्ट एंड के एम पी, ये जो 4 आपको चैप्टर्स भी दिख रहे हैं, ये आपको मतलब एक एक दिन अगर आप पकड़ के देखो, ऑल तो सी ए में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप बाकी 3 चैप्टर एक एक दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एंड फिर हमारा लास्ट आ जाता है हमारा सेक्टर नंबर 5। सेक्टर 5 में हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ये वाले जो चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर 1, 2, 3 है ना, ये आपको लास्ट में करने हैं अगर आप नॉन मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। क्यों? क्योंकि इनमें ना रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। एंड जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे ना, आप सी एफ एम एंड एस बी एल में ये चीज़ें पढ़ लोगे, तो आपको जो लास्ट वाले चैप्टर है ना, जो मतलब स्टार्टिंग चैप्टर है 1 से 2, 3, ये आपको बहुत आसान पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एस बी एल से पढ़कर आए होगी चीज़ों को, तो आपको यहाँ पर समझने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप मैं कहूँ तो एक बार पढ़ के आपको याद हो जाएगी ये चीज़ें। एंड अगर हम थोड़ा सिनर्जी इफेक्ट्स के बारे में बात करें, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो शेयर्स वाला पोर्शन है ना, आप उसके साथ में सी एफ एम लेकर देखो। तो चैप्टर नंबर 8 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो मतलब सेक्टर 1 में आता है, आप उसमें सी एफ एम के साथ कर देखोगे उसे आप। जो सी एफ एम में सी ए वाला पोर्शन है, तो उसमें आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट उसमें क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व वगैरह एंड सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह की बात होती है, जो कि अपने सी एफ एम में वही दे रखा है कि आपको किस तरह से बांटना है। तो आपको यहाँ पे सिनर्जी इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टिप्स में आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा क्वेरी होता है कंपनी लॉ में, सेक्शंस। आखिर सेक्शंस को याद कैसे करना है, सेक्शंस को किस तरह से याद करना है, इसकी एक सेपरेट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि किस सेक्शंस को किस तरह से याद करना है, ठीक है। मतलब सेम से मैं आप समझ जाओगे मैं जब आगे कंटिन्यू करूँगा। तो सेक्शंस जो है ना, फर्स्ट गो थ्रू की बात कर लेते हैं। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको जो सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको पता चल जाएगा। जो टीचर है बहुत ज़्यादा फोकस करता है इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे, जैसे सेक्शन नंबर 149 हो गया एंड 123 हो गया, एंड उसके बाद 96, मतलब जनरल मीटिंग तो पूरा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको तो मैं इंक्लूड भी नहीं करता इस चीज़ में कि आपको उसमें डील करना चाहिए कुछ या नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो शेयर्स वाला पोर्शन है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 54 जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स का है। और उसके बाद जो हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसका शायद 30 कुछ सेक्शन है। जो बायबैक है उसका 68 सेक्शन है। तो ये सेक्शन मेरे को, मैंने एक ही बार याद करे इन सेक्शंस को, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत अभी भी याद है कि किस तरह से कौन कौन से सेक्शन कहाँ कहाँ पर हैं। तो उसके बारे में बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हम बात कर लेते हैं कि आपको इन्हें याद करना है, किस तरह से करना है, कौन कौन से सेक्शन को याद करना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे आपको फोकस करना चाहिए। आपको सारे सेक्शन के पास नहीं जाना चाहिए कि भाई सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम हर को याद करें, नहीं। हर कोई को याद नहीं कर सकते आप। आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क ऑलवेज विंस। मैंने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद करे थे, मैंने भी सारे सेक्शंस याद नहीं करे थे। मैं ना एक पेज की फ़ोटो इंक्लूड करूँगा यहाँ पे शायद, ठीक है। तो जो आपने अभी भी पेज देखा ना, ये पेज मैंने अपने स्टडी टेबल पे चिपका रखा था जहाँ पर मैं बैठ रहा था पढ़ने के लिए। एंड 1 महीने पहले या फिर 3 हफ्ते पहले एटलीस्ट मैंने चिपका लिया था पेपर से पहले। और मैं मतलब गो थ्रू कर लेता था इसे कभी कभी, लाइक मैं 2-4 दिन में एक बार मैंने गो थ्रू कर लिया कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। एंड आते जाते 1-2 बार देख लिया कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, माइंड में कोई चीज़ घूम रही है कि भाई मतलब इसमें मिनट्स का सेक्शन ये वो फलाना दिखना, तो तुरंत ही सेक्शन मिल गया इस तरह से। एंड वो चीज़ ना आपको लॉन्ग टर्म में याद भी रह जाती है। मैंने भी इस तरह से याद करी थी ये चीज़ें। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी याद नहीं रहती ना, तो एटलीस्ट आप जब तक पेपर लिख रहे हो ना, आपको तब तक तो वो चीज़ याद रहती ही रहती है। ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारा राइटिंग एंड रिवीजन प्रैक्टिस। हाँ, एक और बात कि सेक्शन में ना आपको समझना है कि कौन कौन से सेक्शन का मतलब क्या क्या है एंड एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है। सेम गोज़ फॉर केस लॉस। और केस लॉस पे आपको फोकस देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे केस लॉस करने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले केस लॉस है ना, एटलीस्ट वो करके जाना, ठीक है। हम सेकंड पॉइंट पाते हैं हमारे पास, जो है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन। कि राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन आपको करना किस तरह से है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हाँ, आप जब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अब जब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम पर ना एक
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, वो है सेक्शंस एंड केस लॉस को साइटेड करना। आपको अपने हर आंसर में सेक्शन एंड केस लॉस को साइटेड करना है। मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले ना एक मतलब फर्स्ट गो थ्रू में आप जब चैप्टर्स को समझोगे आप वो वाली बात हो जाएगी। एंड जो आपका फर्स्ट रिवीजन होगा ना उसके बाद, तो उसमें आपको सिर्फ समझने पे फोकस करना है, ठीक है। उसकी भी हम बात करेंगे आगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मतलब मेजर कंसर्न हो जाता है बच्चों की, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको हर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में आप अगर हर रोज़ एक एक दो दो क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो कि बहुत बढ़िया अप्रोच होती है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, या वो चीज़ों को समझ नहीं पाता कि किस तरह से क्या चीज़ें लिखनी है, एंड पंक्चुएशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है अगर आपकी, तो आपको हर एक दो दिन में आपको दो चार क्वेश्चन करने पड़ेंगे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। आप एक सब्जेक्ट उठाओगे ना तो आपकी हर सब्जेक्ट राइटिंग प्रैक्टिस जाएगी। मेरा ये मानना है कि GI GL SPL सी लॉ, और अगर आप गो थ्रू पर हो तो ECI PL CMSL में भी आपकी सेम ही चीज़ चलती रहेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक दो मतलब दिन में एक दो क्वेश्चन करके जाओ, तो राइटिंग प्रैक्टिस का कोई फंडा नहीं बैठता, बढ़िया हो जाएगी वो चीज़ आपकी। एंड एक और बात ये कि राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए ना आपको सेक्शन एंड केस लॉ साइडेड करना है, जैसे मैंने पहले बोला। और पहली बार अगर आप करोगे ना तो गलत जाएगा, सीधी सीधी बात है, मेरा भी हर बार ही गलत गया है। आप सेकंड बार लिखोगे सेम चीज़ को, गलत जाएगा। आप थर्ड बार लिखोगे, गलत जाएगा। फोर्थ बार में आपको ना तुरंत याद होगा, आपको पक्का पता होगा कि हाँ भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें आपको ये सेक्शन लिखना है एंड ये सेक्शन का ये नंबर है। और मैं सच बता रहा हूँ कि आप एक बार गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, ज़्यादा ज़्यादा तीन बार गलती करोगे, चौथी बार में तो आपको चीज़ याद ही हो जाएगी ना। एंड इतने सारे बच्चे देखे हैं मैंने जो भाई पहली बार में अगर उन्होंने गलत किया है ना तो सेकंड बार में उन्होंने सही लिखा है। और अगर सिर्फ सेक्शन सेक्शन लिखा है ना तो चलो वो भी चलता है, एंड थर्ड बार में उन्होंने सब सेक्शन भी याद करे हैं। एक बच्चा तो मैंने ऐसे देखा था भाई, वो बच्चा मतलब सब सेक्शन के बाद जो क्लॉज आते हैं, क्लॉज भी याद करके रखा था। बस वही बात है, आपको कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। अगर आप ये सोचो ना ईज़ी वे आउट, नहीं, ईज़ी वे आउट बिल्कुल भी नहीं होता भाई, लिखना पड़ेगा आपको। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात, लिखना पड़ेगा एंड लिखना ही पड़ता है आदमी को। फिर हम बात कर लेते हैं रिविजन्स की। एंड रिविजन्स का पॉइंट भी ना बहुत खतरनाक है कि आप फर्स्ट गो थ्रू कर रहे हो ना तो उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग अप्रोच रहना चाहिए। मेरा मानना है कि फर्स्ट गो थ्रू में अंडरस्टैंडिंग अप्रोच रखो। एंड जब आप फर्स्ट रिविज़न कर रहे हो तो उसमें आपको मैराथॉन्स, रिविज़न लेक्चर्स या किसी भी तरह का कोई भी लेक्चर नहीं देखना है, आपको वो खुद से करना है, ठीक है। एंड इसमें मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि खुद से दोबारा समझना है उस चीज़ को, कि अगर आप मतलब अपने नोट्स से या फिर टीचर के नोट्स से अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, खुद नोट्स बनाने चाहिए आपको। अगर आप फिर भी टीचर के नोट्स से गो थ्रू कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैंने इसे ये क्यों लिखा है, आखिर इसको लिखने का मतलब क्या बनता है मेरा यहाँ पे, क्या मेरी थिंकिंग प्रोसेस रही होगी इसके पीछे जो मैंने चीज़ लिखी है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, एंड मैं भी उस कैटेगरी में आता हूँ, कि हम स्क्रिबल करते हैं अपने नोट्स को, कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखी हुई है ना चीज़, तो मैं उसमें स्क्रिबल आउट कर दूँगा कि मैं उसमें स्क्रिबल आउट कर दूँगा कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी, ये चीज़ भी है। और उसे अपने हिसाब से बाँटता हूँ। जैसे मैंने अगर कोई मतलब सेक्शन लिखा हुआ है तो मैं सेक्शन को ना उसमें स्क्रिबल आउट करना शुरू कर दूँगा कि मेरे को वो चीज़ अच्छे से याद रहे। स्क्रिबल आउट कर कर देखो, फ़ायदा मिलता है स्क्रिबल आउट करने से। मैं एक दो फोटो अटैच कर दूँगा अगर मेरे इसमें मतलब नोट्स में यहाँ पर होगी, तो एक तरह से आप स्क्रिबल आउट कर सकते हो चीज़ों को। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन के बाद आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहना है एंड रिवाइज करना है चीज़ों को। सेकंड रिवीजन के टाइम पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में लेकर चलो। क्यों? क्योंकि सेकंड रिवीजन ना आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट में बहुत टाइम लगा चुके हैं ना। मैं बोलूँगा कि अगर आपने फर्स्ट में 1 महीना लगाया ना तो सेकंड वाला रिवीजन ना आपका 10 दिन या 15 दिन में मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आधा टाइम लगना चाहिए। एंड उसके बाद आप थर्ड रिवीजन करो, थर्ड रिवीजन तो आपका 5 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। ऑल्थो नंबर्स मतलब टाइम ड्यूरेशन कम लगना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स लगता भी है, अगर आपने करा होगा 3-4 रिवीजन आपको पता होगा कि हर रिवीजन में टाइम कम लगता है और अंडरस्टैंडिंग उतनी ही रहती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई रिवीजन करना चाहिए आदमी को, अच्छा खासा रिवीजन करके जाओ। और एटलीस्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो 2 से 3 रिवीजन आपके होने ही होने चाहिए। 2 से 3 रिवीजन इज़ मस्ट, वरना हम आंसर नहीं लिख पाओगे भाई। अगर SBLL कर रहे हो ना तो उसमें आपको एक दो बार लिख भी दोगे आप बना बना कर, लेकिन सीलॉम में आप नहीं लिख पाओगे बना बना के। फिर हम बात कर लेते हैं अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। अमेंडमेंट्स अगर मैं अपनी बात करूँ ना भाई, ये जो अटैम्प्ट गया है मेरा जून वाला अटैम्प्ट CS प्रोफेशनल का, इसमें हर सब्जेक्ट का मैंने वो थ्रू दिए हैं। हर सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स थे, हर सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स। और ऐसा भी नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं, किसी किसी में 10 नंबर का अमेंडमेंट्स आ रखा है, किसी में 15 नंबर का आ रखा है। 10-15 इससे मतलब 5 का भी था, लेकिन 10-15 में ज़्यादातर खेल लेते। तो अमेंडमेंट्स आपको करने चाहिए। मेरे ख्याल से एक्जी में भी अमेंडमेंट्स आ रखे होंगे इस बार, हर बार ही आते हैं अमेंडमेंट्स, तो आपको अमेंडमेंट पे फोकस करना ही करना है। एंड मैं एक चीज़ को और यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, अगर आपको ये पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हो।
जो मेरा मतलब स्टोरी है वो इस तरह से है कि मैं एग्जी का जब कंपनी लॉ का पेपर लिखने के लिए गया था ना, तो एक सेक्शन है इंटरिम डिविडेंड का, शायद 123 के आसपास ही है वो कोई सेक्शन। तो उस सेक्शन में ना ये लिखा हुआ है कि इंटरिम डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी टेकन बैक। अगर एक बार अनाउंस कर दिया इंटरिम डिविडेंड तो आपको वो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन उसी अटेम्प्ट में दिसंबर 24 के अटेम्प्ट में एक केस लॉ आया था, मेरे को नाम याद नहीं उसका, एंड मैं वो कवर करके नहीं गया था अमेंडमेंट्स में, क्योंकि मुझे लगा था भाई मैं तो पेपर मतलब इसी बार मैंने बुक्स लिए हैं, मैंने तो इसी अटेम्प्ट में पढ़ा है, तो मेरे को अमेंडमेंट्स लागू नहीं होती। जो जो अमेंडमेंट है मेरी बुक में इंक्लूड होंगी पहले से, लेकिन केस लॉस इंक्लूडेड नहीं थे। तो वो चीज़ मेरी गलती हुई, मैंने वहाँ पे फंबल अप कर दिया और मैं उसमें लिख कर आया कि इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। लेकिन मेरा दोस्त मुझे बाद में बताता है कि भाई केस लॉ आया था अमेंडमेंट में और उसमें था कि भाई रिवोक कर सकते हैं। तो 5 में से मेरे को वहाँ पर 3 ही नंबर दिए होंगे, क्योंकि मेरा प्रोविज़न वगैरह सब कुछ सही था, लेकिन मैंने केस लॉ साइटेट नहीं किया एंड मैंने कंक्लूजन गलत लिखा था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अमेंडमेंट्स कर जाओ किसी भी हालत में। एटलीस्ट इस बार का अमेंडमेंट जो होगा ना वो तो कवर करके ही जाओ। ठीक है, जो भी आप अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे 24 का दे रहे मतलब दिसंबर, अगर आप 26 दे रहे हो तो उसका अमेंडमेंट, या अगर जून दे रहे हो तो उसका अमेंडमेंट करके कर कर जाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग की। तो ड्राफ्टिंग किस तरह से करना है आदमी को। ड्राफ्टिंग में रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बेसिक भी है ना, तो भी आप ड्राफ्टिंग में अच्छे खासे नंबर ले लोगे। और एक ना मेरे सीनियर ने मेरे को एक बात बताई थी सी लॉ के टाइम पर, जब मैं अपनी ड्राफ्टिंग पे फोकस कर रहा था, कि अगर तुम अपना सी लॉ अच्छे से कर रहे हो ना, तो ड्राफ्टिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड आई वाज शॉक्ड कि ऐसा क्यों बोल रहा है भाई वो बंदा। उसने मेरे को बताया कि जो ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है ना, वो हमेशा और में आता है, हमेशा वो और में ही आएगा। और उसके मतलब और के अगर आप दूसरा वाला क्वेश्चन जो है कंपनी लॉ का, अगर आपको वो आता है तो आप उसे अटैम्प्ट करो, ड्राफ्टिंग अटैम्प्ट ही मत करो। एंड आई वाज लाइक कि भाई बात तो सही कह रहा है वो बंदा। तो आप ना एक काम कर सकते हो ऐसा कि ड्राफ्टिंग को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ऑल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी चीज़ को छोड़ने का, आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए कि हाँ भाई अगर मेरे को वो सेक्शन नहीं आ रहा है तो मैं किस तरह से ड्राफ्टिंग को डील करूँगा। लेकिन ड्राफ्टिंग को एज आप बैकअप लेकर चलना, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच है। देखो, मैं सच बताऊँ तो इस चैनल पे मैं ये नहीं बोलने वाला भाई आपको हार्ड वर्क करना है, ये करना है, वो करना है। मैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क वाली चीज़ें ही बताऊँगा जो चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी है। मैं ड्राफ्टिंग को छोड़ कर गया था, एंड मतलब छोड़ कर के ये मतलब नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैंने उसके लेक्चर्स देखे थे, लेक्चर्स भी नहीं, एक मैराथन था मेरे ख्याल से शिवानी मैम का उस टाइम पे, शिवानी मिगलानी नाम है शायद मैम का। तो वो शिवानी मिगलानी मैम का एक लेक्चर था वो, तो मैंने वो देखा था कि उन्होंने किस तरह से बोला है मिनट्स बनाने के, मिनट्स का एक ड्राफ्टिंग था एंड शायद नोटिस का एक ड्राफ्टिंग था। तो मैं वो चीज़ देख कर गया था कि किस तरह से ड्राफ्ट बनाना है। एंड मैंने देखा था कि बेसिक इंग्लिश वगैरह का सीन था उसमें, अगर आप बेसिक इंग्लिश में भी लिख कर आते हो ना, तो भी आपका अटैम्प्ट करने पे नंबर मिलेगा ही मिलेगा। 5 में से 2-3 नंबर तो आपको अटैम्प्ट करने पे मिल ही जाएगा अगर आप बेसिक इंग्लिश भी लिख कर आते हो। ऑफ कोर्स आपको वो प्रोवाइडेड वगैरह फॉर्मेट एंड जो शुरुआत में चीज़ें लिखी होती हैं आपको वो सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, नीचे साइन वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन आपको 5 में से 3 नंबर वो दे ही देगा ड्राफ्टिंग में। एंड ड्राफ्टिंग भी आपको बैकअप लेकर चलना चाहिए मेरे ख्याल से, आपको ड्राफ्टिंग पे पूरा टाइम नहीं लगाना है। और हाँ, एक जो क्वेश्चन प्रॉब्लम वाली एक प्रॉब्लम थी, किसी ने मेरे को बोला था भाई क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें डीलिंग करनी नहीं आ रही, क्वेश्चन के साथ डील करने हैं। तो अगर आप 2-3 रिवीजन कर लेते हो ना, एंड अगर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हो साथ में, तो क्वेश्चन डीलिंग आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस में ना आप एक काम कर सकते हो कि आप, जैसे मैंने आज चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन किया है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 4 ही उठाऊँगा स्कैनर से, एंड मैं उसके क्वेश्चन करना शुरू करूँगा। और 3-4 क्वेश्चन मैंने उसमें कर लिए, एंड उसके बाद मैं मतलब टैली करता रहा कि हाँ भाई ये तो बेसिक क्वेश्चन है, राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है। जो डेफिनेटिव वाले क्वेश्चन है वो तो मैंने ऐसे ही टैली कर लिए, लेकिन जो केस लॉ वाले क्वेश्चन है मैंने उसको वर्ड टू वर्ड समझा, एंड फिर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में अपना काम किया है। तो क्वेश्चन डीलिंग उसी तरह से आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को सिर्फ सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या बिना क्वेश्चन अटैम्प्ट करे या बिना प्रैक्टिस करे आ जाए, तो नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन डीलिंग उसी चीज़ से आएगा। और मेरे ख्याल से अब कोई इंपॉर्टेंट टिप्स नहीं है मेरे पास। मैं यही बोलूँगा भाई कि मेहनत करना, क्योंकि सी लॉ जो पोर्शन है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सी लॉ में आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सी लॉ ही हमारा बेस है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन का। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।